गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के टॉपिक इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग ऑन गेन एंड बैंडविड्थ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, गेन को इंक्रीज करने के लिए ही कैस्केडिंग की जाती है। तो एक फंडामेंटल बात हमें क्लियर है कि जब कैस्केडिंग करते हैं तो एम्पलीफायर का गेन बढ़ता है। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी एम्पलीफायर के लिए उसका गेन और उसके बैंडविड्थ का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कांस्टेंट होता है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कैस्केडिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीफायर हमें मिलता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उसकी बैंडविड्थ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के कंपैरिजन में कम होती है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कितनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंडविड्थ को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। जब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं तो हमें बैंडविड्थ मिलता है। तो जब हम एक जैसे दो एम्पलीफायर्स की कैस्केडिंग करते हैं तो उस वक्त हमें ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, साथ ही साथ ओवरऑल हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होगी। तब जाके इन दोनों का अंतर हमें रिजल्टेंट बैंडविड्थ देगा। अब चूंकि हमें मालूम है कि कैस्केडिंग करने के बाद गेन बढ़ता है और बैंडविड्थ कम होती है, तो अगर रिजल्टेंट बैंडविड्थ हमें कम करनी है, जो कि दो पैरामीटर्स का डिफरेंस है, रिजल्टेंट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस रिजल्टेंट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इस अंतर को मुझे कम करना है तो मेरे पास तीन ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। दूसरा, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे। और तीसरा, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे। तो जो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, इन केस ऑफ कैस्केडिंग, ये ऑप्शन हमारा फुलफिल होता है, अर्थात मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करती है और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की ओवरऑल हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। इन स्टेटमेंट्स को अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेज की सहायता से समझेंगे। जब हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने ये जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आता है। मैथ्स में न जाकर हमें केवल और केवल सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। FL ऑफ n स्टेजेस इज इक्वल्स टू FL अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, वेयर FL ऑफ n lower 3 dB frequency of identical cascaded stages, FL is equals to lower 3 dB frequency of single stage और n is equals to number of stages। तो यदि हमें हमारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम है और यदि हमने n नंबर ऑफ स्टेजेस, यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकती है, वो हमें मालूम है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम रिजल्टेंट जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना है उसका रिजल्टेंट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं
और जो रिजल्टेंट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो सिंगल स्टेज की लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा आएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होती है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने दी हुई है। हमें फोकस करना है इस फॉर्मूले पर, FH ऑफ n, FH मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट में 2 की पावर 1/n-1। दैट मीन्स कि यदि हमें सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FH मालूम है और हमने n नंबर ऑफ स्टेजेस को कैस्केड किया है, तो रिजल्टेंट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो रिजल्टेंट अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस फॉर्मूला। इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर resultant lower cut off frequency is always greater than single stage lower cut off frequency, and the resultant higher cut off frequency is always less than single stage higher cut off frequency. So the bandwidth of multi stage amplifier is always less than single stage amplifier। जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया था कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की तुलना में कम होती है। वजह है रिजल्टेंट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का इंक्रीज होना, साथ ही साथ रिजल्टेंट हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का कम होना। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, साथ ही साथ रिजल्टेंट हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इन दो फॉर्मूलों के आधार पर हमारे पास न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इस डायग्राम पर मैं आपको स्टूडेंट्स फोकस करने के लिए कहूँगा। अब देखिए, जो ब्लू कर्व है वो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है, और जो रेड वाला जो मेरा कर्व है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कर्व है। अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो गेन लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पर हमारे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। रेड वाला जो कर्व है उसकी ऊंचाई ब्लू वाले से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि उसका गेन, जब हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसका गेन इंक्रीज करता है। लेकिन साथ ही साथ जब आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखें WH और उसकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखें WL, जब इन दोनों का कंपैरिजन आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रेड वाले की आप हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी WHN और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है WLN को देखें तो WLN जो है उसकी वैल्यू WL से ज़्यादा है। अर्थात जैसे ही हम कैस्केडिंग करते हैं हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर मैं WHN और WH की बात करूं तो WHN की वैल्यू कम है WH से, अर्थात कैस्केडिंग करने के बाद हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो इनको इस कर्व से साफ पता लग रहा है कि कैस्केडिंग करने के बाद मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन बढ़ता है और उसकी बैंडविड्थ कम होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।